निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को ये पद क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसकी दलील में सबसे ज्यादा जोर देकर ये जो बात कही जा रही है वो ये है कि वो तानाशाह हैं और अपने आगे वो किसी को कुछ मानते नहीं, किसी को कुछ समझते नहीं। इसीलिए देश का जो सबसे ऊंचा पद है, सबसे ऊंची कुर्सी है, उस पर उनको बिठाना बड़े जोखिम का काम है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। असल में जिस जोखिम की चर्चा की जा रही है वो जोखिम कितना बड़ा है ये दिखाने के लिए उनका नाम हिटलर, मुसोलिनी और इदी अमीन तक के साथ लिया जाता है। क्या सचमुच मोदी तानाशाह हैं और इस दर्जे के तानाशाह हैं? और अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा है तो ऐसे ही तानाशाह के लिए लहर की बातें क्यों होती हैं? क्या बीजेपी के शांत पड़े पानी में मोदी की यह लहर पैदा करने के लिए यूपीए की नाकामी के पत्थर जिम्मेदार हैं? इस पर होगी निष्कर्ष में चर्चा और हमारे साथ जुड़ रहा है खास विशेषज्ञों का पैनल। हमारे साथ संजय सिंह साहब, राजनीतिक संपादक फर्स्ट पोस्ट के, अजय सिंह साहब, संपादक गवर्नेंस नाउ के, पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप की, पटना से सैयद फैसल अली साहब, ग्रुप एडिटर सहारा उर्दू मीडिया के, मुंबई से प्रोफेसर बद्री नारायण, जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के, और लखनऊ से अरविंद मोहन साहब, प्रोफेसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सेगमेंट दर सेगमेंट आज कैसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वो साफ कर दें। पहले चर्चा ये कि मोदी को आखिर हिटलर, मुसोलिनी और इदी अमीन के जैसा तानाशाह क्यों बताया जा रहा है? दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि भारत जैसे देश में किसी तानाशाह का चल जाना मुमकिन है। क्या कोई तानाशाह यहां सफलतापूर्वक शासन कर सकता है? तीसरे सेगमेंट में चर्चा यह कि क्या लालू, माया जैसे नेताओं की राजनीति मोदी से एकदम अलग है? मतलब यह कि मोदी जिस किस्म की राजनीति करते हैं, क्या उससे वैसी राजनीति करने वाला कोई और दूसरा नेता नहीं है? और आखिरी सेगमेंट में चर्चा होगी कि मोदी को किसका माइलेज मिला। असल में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर किसी भी अदालत में आरोप तो साबित नहीं हुए, लेकिन 2002 गुजरात दंगों के दाग उनके दामन पर जरूर लगे और ऐसे में उन्हें हिटलर, मुसोलिनी और इदी अमीन जैसे खौफनाक चेहरों की लिस्ट में रखा गया। क्या ये है? हिटलर, मुसोलिनी, इदी अमीन जैसे इतिहास के खौफनाक चेहरों को याद दिलाया जा रहा है। हिटलर एक फौजी जो जर्मन चांसलर भी बना, लेकिन 10 लाख से ज्यादा यहूदियों को यातना भरी मौत देने और तानाशाही के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हुआ। मुसोलिनी, इटली का तानाशाह, 1922 से 1943 तक इटली का शासक, फांसीवाद का संस्थापक, जिसकी किल टैली में 4 लाख से ज्यादा लोगों का नाम है। इदी अमीन, युगांडा का 23वां राष्ट्रपति, मानव मांस खाने के लिए कुख्यात, जिसने अपनी पत्नी के प्रेमी के सिर को घर के फ्रिज में रखा हुआ था। भ्रष्टाचारी, मानव अधिकारों का हत्यारा, 5 लाख लोगों की मौत का हत्यारा और घोर अत्याचारी। और इसी क्रम में एक और नाम लिया जा रहा है। इस वक्त के जमाने में हिटलर या मुसोलिनी से ज्यादा चुनाव किसी ने जीते हो या ज्यादा आंकड़ों से जीते हो, लेकिन आज अगर आप उन दोनों व्यक्तियों को याद करते हैं तो उनके शासन में क्या हुआ कार्यकाल में, उसके आधार पर याद करते हैं, न कि कितने चुनाव वो जीते। गांधी जी के पास 2-3 कपड़े थे, एक लाठी थी, एक घड़ी थी, घमंड नहीं था। और दूसरे प्रकार का नेता होता है। सबसे बढ़िया उदाहरण शायद हिटलर। स्टार में ये कहा गया है, उन्होंने अपनी आवाज में कि आप कमल के बटन पर वोट दबाइए, वोट सीधे सीधे मोदी को पड़ेगा। देखिए, इसमें 2 चीजें साफ हो जाती हैं। एक तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई तानाशाह चुनाव लड़ रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए 3 बार के मुख्यमंत्री, जिस पर अभी तक संविधान के तहत बनी किसी भी अदालत में कोई आरोप साबित नहीं हुआ, उसे इतिहास के दुर्दांत खलनायकों की कतार में खड़ा किया जा रहा है। क्या यह तुलना जायज है? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तानाशाह होने की एक डिग्री हम कह सकते हैं होती है, लेकिन जिन तानाशाहों से तुलना मोदी की जा रही है, विरोधी जो कर रहे हैं, वो एक खतरनाक, खौफनाक, खूंखार की श्रेणी में जरूर रखे जा सकते हैं। अजय, तानाशाह ठीक है, हमने देखे हैं, इंदिरा गांधी को भी लोग एक वक्त में इमरजेंसी लगाई तानाशाह कहते थे, उनकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट बताते थे ये। लेकिन अब जो बयान दिए जा रहे हैं, तुलना जिनसे हो रही है, हिटलर, मुसोलिनी, इदी अमीन, ये जायज है क्या? नहीं, हास्यास्पद है।
अगर आप देखें तो ये बहुत ही हास्यास्पद है कि आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसमें कि हिस्ट्री के ऐसे लोग जिनको 60 साल से ऊपर हो गया, ईदी अमीन चलिए मान लीजिए अभी पास के थे, लेकिन उनको आप ले आ रहे हैं और आप इस इलेक्शन के बीच में उनका नाम ले रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है कि इंडियन जो सिस्टम है उसमें अथॉरिटेरियन स्ट्रीक एक होती है। आप अपने फैमिली के स्ट्रक्चर में भी देखें तो उसमें भी जो हेड होता है उसमें एक अथॉरिटेरियनिज्म होता है जो कि एक्सेप्टेड होता है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन इंडिया जैसे देश में कोई आदमी ऐसा हो जाएगा जैसे हिटलर हो जाएगा, ये असंभव है। और ये जब औरंगजेब के टाइम में नहीं हुआ तो अब क्या होगा? लेकिन क्या संजय साहब, अभी अगर मोदी के नाम पर, उनकी उपलब्धियों के नाम पर असलियत के साथ साथ कुछ और भी उस मोमेंटम के साथ चल रहा है, तो क्या उधर विरोध में जो एक बात चल रही है उधर भी एक मोमेंटम के साथ फिर ये बातें भी चल रही हैं कि उसको मुसोलिनी और हिटलर तक पहुंचा दिया जाए, और क्योंकि उधर से भी चल रहा है तो इधर से भी ये चलाया जा रहा है? देखिए, मैंने अभी काफी ट्रैवल किया है। एक जो चीज है, कांग्रेस अगर किसी तरह का हिटलर, मुसोलिनी या ईदी अमीन का नाम लेकर के कोई ये कोशिश करे कि कोई फियर साइकोसिस क्रिएट किया जाए, पर्टिकुलरली अमंग माइनॉरिटीज, तो वो सफल है। ये नाम लेने से सफल नहीं है, वो अपने आप बहुत सारी और भी धाराएं चल रही हैं जिसके कारण वो काफी स्ट्रांग पोलराइजेशन, मैं कहूंगा वो एंगर और वेंजेंस या वो थोड़ा कई हद तक बहुत बॉर्डर करा है डिसअपॉइंटमेंट तक। दूसरी चीज ये है कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि बहुत सारे समय में वो इस तरह से जीत करके आए, तो उसका फ्लिप साइड ये है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मोदी की लहर है, और मोदी एक ऐसे नंबर से जीत करके आ रहे हैं जिस तरह के हिटलर या मुसोलिनी जिस नंबर से जीत करके आए थे। तीसरा मेरा सवाल यह है कि हिटलर और मुसोलिनी न भूलिए कि एक बैकग्राउंड की उपज थे, एक बैकग्राउंड था वहां, एक अजीब तरह का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड था जिसमें वो पैदा हुए। तो क्या 10 साल के मनमोहन सिंह सरकार ने ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया है कि वो हिटलर या मुसोलिनी की तरह इंडिया में एक्सेप्टेड हो रहे हैं? तो अगर ये है तो ये कांग्रेस के ऊपर फिर अपने आप में पूर्णिमा जी, जैसा संजय कह रहे हैं कि क्या ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि वो उनकी लहर है और वो जीत के आएंगे, लेकिन जब मोदी जी से पूछा जाता है कि भाई आप इनका जवाब कब देंगे, आप माफी कब मांगेंगे, तो वो कहते हैं कि जनता की अदालत में था और जनता की अदालत ने मुझे हमेशा पास किया है, मैं चुनाव जीत के आया हूं। उनका जवाब ये होता है, और इसी नाते वो कहते हैं कि जीत के तो हिटलर और मुसोलिनी भी आए थे। उस तरह से ठीक है ये चुनाव? नहीं, एक्चुअली कांग्रेस का ये डेस्परेशन शो करता है। अगर वो हिटलर या मुसोलिनी की बात करते हैं मोदी के कॉन्टेक्स्ट में, तो जैसा अभी संजय जी ने कहा कि ये बिल्कुल सही है कि हिटलर एंड मुसोलिनी एक कॉन्टेक्स्ट के उपज थे। तो क्या कांग्रेस ये ऑलरेडी मान के बैठी है कि वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ इंडिया में क्रिएट हो चुका है? अगर आप हिटलर के टाइम का देखें तो जर्मनी उस समय बहुत ज्यादा डिप्रेशन के माहौल में था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसके ऊपर बहुत बड़ी एक वॉर डेट के नाम पे उसके ऊपर एक पेनाल्टी लगाई गई थी। सेल्फ रेस्पेक्ट जर्मन की बहुत लोएस्ट एब पे थी। तो क्या कांग्रेस ये इंप्लाई कर रही है कि आज भारत उस कंडीशन में अगर कर रही है तो उन्होंने क्रिएट किया है यूपीए। अगर कर रही है, अगर वो हिटलर को कह रहे हैं, मोदी के आने को वो हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं, तो दिस इज एन एडमिशन ऑफ डिफीट ऑन देयर पार्ट इटसेल्फ। जो ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि एक हिटलर इंडिया में पैदा हो सकता है। तो ये कांग्रेस का ये एडमिशन दिया जाए कि वो सिचुएशन यूपीए ने क्रिएट कर दी है। जिन सिचुएशन से ये वाले नेता जिनका उदाहरण दिया जा रहा है वो निकले थे, ये सिचुएशन यूपीए ने क्रिएट की है और इसीलिए मोदी निकल सकते हैं इसमें से। ये एडमिशन ऑफ गिल्ट तो है ही। अगर एक तरह से आप देखें तो वाकई में हिटलर कोई शून्य में तो पैदा नहीं होता है, एक संदर्भ होता है उसका। तो क्या उस तरह की स्थिति यहां पे है? और इंडिया में हिस्ट्री भी अगर आप उठा के देखें तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इस तरह का कोई आदमी आया हो और उसने देर तक शासन किया हो। इंदिरा गांधी भी आप देख लीजिए तो इमरजेंसी उनकी शॉर्ट लिव थी। दूसरी बात यह भी फैजल साहब कि क्या ये नेताओं के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, हम ये बात करते हैं कि अब मतदाता जागरूक हो रहा है, लेकिन क्या ये बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद नहीं है कि वो इस तरह की कोई बहस और विमर्श न छेड़ें